नमस्कार, सर्वप्रथम भारत में आपका स्वागत है। मैं किरण सैनी। ऐसा नहीं लगता आपको कि नरेंद्र मोदी हमारे देश को बर्बाद करके ही दम लेगा? आज के हमारे जो वर्तमान आर्थिक राजनीतिक हालात है या हमारे औद्योगिक हालात हैं, विदेश नीति है, जो महामारी के चलते जो हमारे बिगड़ते हुए हालात हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं? नहीं? चलो तो करते हैं आज इस पर चर्चा। हर रोज़ रात 10 बजे हमारे चैनल सर्वप्रथम भारत टीवी में रोज़ एक विषय को लेकर चर्चा होगी। तो आज का हमारा जो विषय है उस पर हमारे मेहमान मनीराम, सर्वप्रथम भारत के चीफ मनीराम बहलान जी चर्चा करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मनीराम बहलान जी का। सर्वप्रथम भारत के बुद्धिजीवी साथियों, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विषय ये है कि क्या मोदी देश को बर्बाद करके ही मानेगा? संविधान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दी है, और मुझे ऐसा लगता है, या मुझे ही नहीं लगता, देश के 80% लोगों को यह विश्वास हो गया है कि नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद करके ही मानेगा। ये कुछ तथ्य हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज से शाम को 10 बजे हर रोज़ अशोका लाइव और सर्वप्रथम भारत टीवी पे आधे घंटे का एक कार्यक्रम रहेगा। देश के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, रोजगार के संबंध में, हमारे रुपए का मूल्यांकन, अवमूल्यन, ये सारी बातों पे चर्चा होगी। 9 से 10 इसलिए नहीं रखा कि इस देश में एक ऐसा वर्ग है, 2 टाइप के टेलीविज़न चैनल चल रहे हैं आज। एक जिसका नाम गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, जो टोटल उसकी भक्ति में लीन है नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, या एनडीए सरकार के समर्थन में जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सब आपको पता है। इसके अलावा एक बहुकल्पिक, उसके विकल्प के लिए एक ऐसे मीडिया की ज़रूरत है, और उस मीडिया में कुछ काम रवीश कुमार जी जो है एनडीटीवी से कर रहे हैं। वो 9 से 10 का टाइम उनका है, तो 9 से 10 के टाइम में मैं ये, मेरी तरफ से ये मैं मानता हूँ कि प्रबुद्ध वर्ग है, जो इस देश को ठीक ठाक रखना चाहते हैं, सेकुलर सोच के जो लोग हैं, वो टीवी जो है 9 से 10 का रवीश कुमार को ज़रूर सुनते हैं। उसके बाद बहुजन टीवी के लोग, अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग, बुद्ध को मानने वाले लोग, उनके पास में कोई विकल्प नहीं है। बहुजन मीडिया के हमारे यूट्यूब चैनल काफ़ी काम कर रहे हैं। अभी 18-20 चैनल ऐसे हैं जिनका नाम है, वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। उसी लड़ी में हमारा अपने 2 चैनल है, अशोका लाइव जो लास्ट ईयर से 1.5 साल से काम कर रहा है, और दूसरा चैनल सर्वप्रथम भारत टीवी। इस पे हम हर रोज़ शाम को 10 बजे मुखातिब होंगे। आप इस विषय पे जो भी इस पे हम चर्चा करेंगे, पर चर्चा करेंगे, करंट अफेयर पे होंगी, आज के वर्तमान हालात पे होगी, तो वो चर्चा पे आपको, मुझे ऐसा लगता है कि चर्चा अच्छी लगेगी। आप इस पे कमेंट ज़रूर करना, स्वागत होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि एक अच्छा विकल्प जब तक हम नहीं दे पाएंगे, हमारे लोगों का विश्वास या हम क्या देखते हैं, वो सब बातों की चर्चा आज हम इस विषय में करेंगे। ये हर रोज़ 10 बजे रात को चलेगा। कुछ दिनों बाद अशोका लाइव पे लाइव शो होगा, तो 10 बजे आप अपना जो भी काम है, ज़रूरी काम करके 10 बजे आप ज़रूर प्लीज़ आप इसको देखें। आधे घंटे का कार्यक्रम होगा। शुरू में हो सकता है कि जैसे हमारे चाय की एक हैबिट होती है, जो एक चाय को टेस्ट लगा होता है, हो सकता है कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमें लगे होते हैं, हो सकता है आपको शुरू में पसंद ना आए। प्रयास ये रहेगा
कि आपके हित की बात, मैं नहीं कहता आपके मन की बात, मोदी तो मन की बात कहता है, आपके हित की बात, आपके हित की बात मतलब इस देश के बहुजन समाज के हित की बात, उस पे चर्चा होगी। और ये मुझे काफ़ी दिन से ऐसा महसूस हो रहा था, और मुझे ही नहीं, देश के जो प्रबुद्ध नागरिक इस देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर जिनकी चिंता है, इस देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जिसका सत्यानाश किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का जो ह्रास हो रहा है, उनके ऊपर हर रोज़ कहीं न कहीं हम एक विषय को लेकर चर्चा करेंगे। नरेंद्र मोदी किसके प्रति जिम्मेदार है, इसके ऊपर हम एक चर्चा आज शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री है, वो देश का नेता भी होता है। नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। अगर देश का प्रधानमंत्री है तो वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी / आरएसएस, इन के प्रति समर्पित तो वो है। लेकिन ये सब चीज़ें जब बहुमत से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया गया दूसरी टर्म में, उन सब बातों पे हम थोड़ा थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में दो टाइप के लोग अब चर्चा करते हैं। एक वो लोग जो इसके समर्थक हैं, आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, या इसके भक्त लोग, या नेशनल मीडिया एनडीटीवी को छोड़ के वो सब के सब जो कहते हैं आप सब देख रहे हैं। और लोगों ने तो बहुत ये उदाहरण देना शुरू कर दिया, कोई सच और झूठ की बात आती है तो कहता हम नरेंद्र मोदी थोड़े हैं। वो सब आप व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेवार सिपाही हैं, एक कार्यकर्ता है। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस संगठन की राजनीतिक फ्रंट है, आरएसएस का ये बीजेपी जो है राजनीतिक फ्रंट है। अब अगर ये आरएसएस का राजनीतिक फ्रंट है तो इसकी कोई आइडियोलॉजी होगी, तो आइडियोलॉजी इस संगठन की वो क्या है, विचारधारा जिसको हम कहते हैं। इस संगठन की विचारधारा है वो आप कह सकते हो हिंदूवादी, खुद कहते ही है, हम नहीं कहते, हिंदूवादी है। हिंदूवादी अगर ये है तो इसको आप ब्राह्मणवादी भी कह सकते हैं। अगर ये ब्राह्मणवादी है तो इसके अंदर, इस देश के अंदर और ऐसे बहुत से तबके हैं। इस देश के अंदर इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर गुरु नानक देव जी, उनके 10 गुरुओं को और गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले लोग हैं। इस देश में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। इस देश में महावीर जैन को मानने वाले लोग हैं। हमारा संविधान भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान सबको अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आस्था के अनुसार किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को मानने के लिए 100% गारंटी देता है। ये फंडामेंटल राइट में सीधा सीधा लिखा हुआ है, उन हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें सब लिखा हुआ है। ये सब गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारा संविधान जो है हमारा इस बात की गारंटी देता है। अब ये जो संविधान है ये किसको पसंद नहीं है? इन लोगों को, ये इस विचारधारा के लोगों, आरएसएस के लोगों के संविधान पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? कि 9 अगस्त 2018 को भारत के संविधान को पार्लियामेंट से 10 कदम की दूरी पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे, और बिल्कुल वहाँ के पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो थाना है उसके सामने 9 आरएसएस के लोगों ने, आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने, ब्राह्मणवादी लोगों ने, हिंदूवादी विचारधारा के लोगों ने सरेआम इस संविधान को जलाया था।
जो लोग भारत के संविधान से प्यार करते थे उन लोगों ने इस विषय में FIR लॉन्च करवाई। उस पर क्या हुआ वो आपके सामने है। तो ये संविधान जो सबको गारंटी देता है, तो RSS के मुखिया या RSS के एक कार्यकर्ता जो इस देश के प्रधानमंत्री है, जिसकी आइडियोलॉजी ब्राह्मणवादी है, विचारधारा ब्राह्मणवादी है, उसकी हिंदूवादी विचारधारा है, ये इस संविधान को मानने को तैयार नहीं, इस संविधान को मानने को तैयार नहीं है, तो आपकी इस देश में विचारधारा जो है सबसे बड़ी चीज़ है। और सब लोगों का इस देश के अंदर हक है, लेकिन ये कहते हैं कि केवल इस देश में हिंदू होगा। क्या करना चाहते हैं इस देश को? वो ये कहते हैं कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये विचारधारा, ब्राह्मणवादी विचारधारा क्या कहती है कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसका मतलब कि इस देश में अगर कोई रहेगा तो इनकी बात माननी होगी, इनकी बात माननी होगी। अब हिंदू राष्ट्र मानने वाले विचारधारा की मोटे मोटे तौर पे कौन लोग हैं? हिंदू दर्शन के अनुसार इस देश में गैर बराबरी पे, हिंदू धर्म जो है गैर बराबरी पे आधारित है। इसके 4 वर्ण है। पहला क्या है? ब्राह्मण है। दूसरा क्षत्रिय है। तीसरा वैश्य है। और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। इन 3 वर्ण के लोग भारत की 1931 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट है? 15% लोग हैं, 15% लोग हैं। कौन कौन लोग हैं? जिसमें 3.5% ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय है, वैश्य है, यानी बामन, बनिया और ठाकुर। ये कितने परसेंट है? 15% लोग हैं। अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करते, अगर ये केवल इन वर्ण की बात करे, हिंदू की बात ना करे, तो ये 15% रह जाते हैं। अगर 15% रह जाते हैं तो इनके पल्ले कुछ नहीं। तो इलेक्शन से पहले किस बात की चर्चा करते हैं कि हम हिंदू हैं। हिंदू कौन है? इसमें शूद्र। शूद्र में कौन है? टचेबल शूद्र, जिसको शूद्र में जो है 2 लोग हैं। कौन कौन? SC बोलते हैं, ये SC, ST, OBC। कौन कहते हैं? हालांकि SC और ST के लोग हिंदू धर्म से बाहर है, ये बाबा साहब ने कहा, ग्रंथ कहते हैं, इस देश के मूल निवासी, ये सारा कुछ। OBC के लोग हिंदू धर्म में अपने आप को गिनते हैं। जिस OBC को समझ आ गई वो नहीं गिनता, लेकिन ये तो गिनते हैं। अब कहते हैं भी OBC के लोगों की गिनती कितनी है? 52% है। और 52% 15 जमा में 52, तो कितना हो गए? 67% जो लोग हैं वो ये क्लेम करते हैं। वैसे तो कहते हैं कि हम जी 90 करोड़ हिंदू हैं, 90 करोड़ की हिंदू की बात करते हैं जब ये चुनाव आता है, चुनाव RSS के लोग। लेकिन बेनिफिट की बात आती है तो दूसरी बात करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर ये लोग इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, इस देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र अगर ये बनाना चाहते हैं तो हिंदू राष्ट्र को मानने वाले लोग कितने % होंगे? ऊपर के 3 वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये जो लोग हैं, ये 15% लोग इसमें बेनिफिट रहेंगे अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो। जिनका RSS की थ्योरी है, ये कहते हैं कि हम 2024 तक चुनाव आने से पहले पहले हम इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे।
अगर हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैनी है और बौद्धिस्ट। बौद्धिस्ट लोग जो है वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आपको इन सब की थ्योरी का कोई मीनिंग नहीं, विचारधारा इनकी माननी होगी। अगर ये इस बात पे कामयाब हो जाते हैं तो ये चीज़ पक्का है, ये ऐसा करना चाहेंगे। अब इसको क्या ये जो इन्होंने सपना लिया है, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, जो इनकी विचारधारा आरएसएस की, जो आरएसएस और बीजेपी की, ये आरएसएस की विचारधारा है, जो इस देश में इस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र का सपना लेके जो काम कर रहे हैं लोग, वो सारी चीज़ें आप देख रहे हो। 5 अगस्त को इन्होंने क्या किया? अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का जो है शिलान्यास किया। किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया, मोदी ने किया। जिसने संविधान में ये ओथ ली है सेकुलर रहने की, उसने क्या किया? 5 अगस्त को अयोध्या में जाके शिलान्यास किया, ओथ को तोड़ा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो 5 अगस्त को जो ये काम किया है, तो जो लोग इस व्यवस्था को मानते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को मानते हैं, वो उस दिन से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करें। खास करके जो मोदी को जिन लोगों ने वोट दिया, वो लोग भी इस बात को मानते हैं। अब इस आइडियोलॉजी की पार्टी कौन सी है? इसके अंदर है बीजेपी, और बीजेपी के साथ 46 अन्य पार्टियां हैं। जो पार्टियां हैं 46 अन्य पार्टियां, वो ब्राह्मणवादी आइडियोलॉजी की तो है, लेकिन आरएसएस की दिशा में काम करने, उनकी दिशा निर्देश में काम करने वाली पार्टियां नहीं हैं। तो क्या किया इसने? एक संगठन बना, एनडीए। अब एनडीए जो है, इसमें साथ लेके, पार्टियों को साथ लेके और मोदी इनको साथ लेके अपने दूसरे टर्म में 6 से दूसरी बार 2014 से लेके और अब 2020 तक अब जो है उनको साथ रख के, और ये यहाँ चला रहे हैं अपना सत्ता, केंद्र और स्टेट में, कुछ स्टेटों में भी ये सत्ता इन्होंने चला रहे हैं ये लोग। इन सब की किसी की हिम्मत नहीं है 46 पार्टी में से कोई भी नरेंद्र मोदी के किसी भी गलत बात का विरोध कर सके। अगर वो किसी बात का विरोध नहीं कर सकते तो कि इनको लोगों ने वोट कितना प्रतिशत दिया 2019 के चुनाव में? 2019 के चुनाव में इनको 29% वोट मोदी को, बीजेपी को मिला। इसका मतलब 29% अगर वोट इनको मिला है, तो 100 में से अगर 29% मिला तो बाकी कितना रह गया? 69% लोग मोदी और बीजेपी और मोदी के खिलाफ थे चुनाव में, 2014 के चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी। यानी 69% लोगों का विश्वास चुनाव के वक्त मोदी के साथ नहीं था, आरएसएस के साथ नहीं था। अगर मोदी और आरएसएस के साथ 2019 के चुनाव में 29% लोग केवल इसके साथ थे, जिसके अंदर 40 पार्टियां भी अगर देखते हैं वो उनका समर्थन है, तो ये वोट का क्या था? 69% वोट जो है इनको वोटों का बंटवारा हुआ था। तो ये जो लोग हैं, जो 69% लोग हैं, वो मोदी के खिलाफ डेड अगेंस्ट है। तो 2019 के 2014 के चुनाव में एक बहुत बड़ा देश जो है 2 खेमे में बटा हुआ था। 2 खेमे में कैसे? एक तरफ तो समर्थक थे मोदी के और दूसरा विरोधी थे। तो अब जो है विरोधी कितने हैं? 69% है। समर्थक कितने हैं? 29% है। अब ये जो 69% लोग, पूरा भारत 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, समर्थक और विरोधी। 69% जो रिजल्ट आया पता लगा 69% लोग मोदी के खिलाफ हैं
और 29% लोग मोदी के साथ हैं। ये कब की स्थिति है? ये स्थिति है अप्रैल मई 2019 की। उसके बाद तो और इसके खिलाफ हुआ। ये जो हालात है 2014 के 14 से लेकर 19 तक 5 साल में भी रहा। तो इन सब बातों को अगर हम देखते हैं तो मोदी के साथ ऐसे लोग समर्थक नहीं है। इन 29% लोगों में माइनस हुआ है, मतलब ये डाउन आया इसके अंदर। ये अगर 29% लोग हैं वो अप नहीं हुए, 29% लोग इसमें नीचे की तरफ आए, इनका ग्राफ नीचे आया। अगर इनका ग्राफ नीचे आया तो फिर ये कहते हैं जी हमारे पास में 303 पार्लियामेंट की सीटें हैं। अगर 300 हमारे पास बहुत बड़ा बहुमत है तो हम तो ऐसा करेंगे, हमें लाइसेंस मिला हुआ है। ये हमारे इलेक्शन के सुधारों की या इलेक्शन कमीशन की या इलेक्शन सिस्टम की खामी तो है। और वो जो खामी है इलेक्शन सिस्टम की हमारी खामी है या इस चुनाव सुधारों की ज़रूरत है। जब तक चुनाव सुधार नहीं हो जाते, या ईवीएम की भी कह सकते हो आप, अगर ईवीएम की बात बहुत से राजनीतिक दल और बहुत से साथी करते हैं, अगर उस बात को सत्य मान लिया जाए कि ईवीएम की सेटिंग के बाद ऐसा कुछ हुआ है, ये सच है, तो ये और भी खतरनाक बात है। तो ऐसे हालात में अगर हम देखते हैं तो 29% लोग इसके समर्थक रहे हैं उस वक्त इलेक्शन के दौरान, तो बाकी लोग तो इसके खिलाफ थे। अगर बाकी लोग इसके खिलाफ थे तो 2019 के बाद 2020 के आते आते जो आर्थिक हालात इस देश के हैं और कोरोना जैसी महामारी पे जो इस देश के हालात है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और ऐसे हालात में जो नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, सबका साथ सबका विश्वास 2014 में कहा कि 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देंगे। 6.5 साल हो गए। 6.5 साल का मतलब अब तक 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या हुआ? एक को भी नहीं मिला। जो अभी बड़ी डरावनी तस्वीर है जो हर रोज़ हम चर्चा करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,49,000 टोटल कर्मचारी है, पीएन से लेके और बैंक के चीफ तक। जिसमें से 30,000 लोगों को जबरन रिटायर किया जाएगा विद इन 3 मंथ, 3 महीने के नोटिस पे के साथ। इसका मतलब 2,49,000 टोटल कर्मचारी अगर है उसमें, जो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, और उसमें 2,49,000 में 30,000 लोगों को जबरन रिटायर कर दिया जाएगा, तो 2,19,000 वोट 2,19,000 कर्मचारी रह जाएंगे। हम कहाँ वेट कर रहे हैं? रेलवे की एक वैकेंसी निकली 2019 में, 2,36,00,000 लोगों ने, युवा ने फार्म भरा। उसका लोगों ने अब पहले तो क्या किया, मोदी के कहने से मार्च में ताली और थाली बजाई। युवा उस वक्त तो समझ नहीं पा रहे थे। अब 5 सितंबर को बेरोजगार युवाओं ने वो ताली और थाली बजाई। किन? उन्होंने जो रेलवे की वैकेंसी भरी थी, वैकेंसी के लिए फार्म भरा था और उनका कोई टेस्ट या इंटरव्यू या कुछ का कोई चर्चा नहीं। तो कुछ लोगों ने इस बात के लिए किया कि चलो अब हम इस पे इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया तो गायब था। जो नेशनल मीडिया इसमें ताली और थाली उस वक्त बजवा रहा था मोदी के लिए, वो अब बेरोजगारों के ताली और थाली को किसी ने चर्चा नहीं की। केवल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे कुछ उनका आया, फेसबुक पे कुछ आया, या छोटे छोटे यूट्यूब चैनल उन पे उनका कुछ आया, तो उनका जो शो विचारों का फीका रह गया। लेकिन क्या समझते हैं कि युवा हताश हो गए हैं, हार मान गए हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन एक भयावह तस्वीर ये है कि मोदी ने जो इसकी विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, विचारधारा, ये किसके प्रति फेथफुल है? ये केवल मैंने पहले बताया था 15% लोगों के प्रति। 15% लोग भी इसमें ठगे हुए अपने आप को मानते हैं। तो किन लोगों के प्रति? कि उद्योगपतियों के लिए। कौन से उद्योगपति? 4-5 घराने हैं। सब कुछ इस देश की रेलवे है, इस देश के एयर इंडिया है,
इस देश के कमाऊ 9 रत्नों में से कमाऊ पूत जो है BPCL है, यह हर चीज़ बेचने पे तुला हुआ है, हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन के लिए तैयार है। तो इन सब बातों से ऐसा साबित हो रहा है कि इस देश का बंटा धार करके ही मोदी पीछे हटेगा या लोग हटा देंगे। इंदिरा गांधी के टाइम में एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको याद होगा चला था, जयप्रकाश नारायण की उसमें नेतृत्व में। हो सकता है कि ऐसा आंदोलन कुछ 2 महीने बाद 4 महीने बाद अपना आप फूट पड़े। तो बाकी कल इस पे चर्चा करेंगे। इस लड़ी में हम हर रोज़ रात को 10 बजे अपनी चर्चा रखेंगे, जारी रखेंगे। इसमें आप अगर कुछ कहना चाहते हैं या आप कोई इस बात में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कल शाम 6, 7, 8 बजे तक आप कमेंट में अपने विचार भेज सकते हैं। अशोका लाइव और श्रवण भारत TV पे हमारा ये कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। लगातार हर रोज़ इस पे चर्चा होगी, एक विषय को लेकर इस पे चर्चा होगी। आज केवल इतना ही। नमस्कार, जय। तो आपने मनीराम जी को सुना। आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा की है। अगर वो विषय आपको पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।